16 देशों से जंग ईरान लड़ेगा क्या? ये सवाल क्यों आया? खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध होगा क्या? इजराइल, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस, ये वो देश हैं जो इस वक्त इस युद्ध की जद में आ चुके हैं। ईरान की ओर से हमला लगातार इजराइल में बोला जा रहा है। अब युद्ध में 16 देशों का जिक्र हो रहा है। तो कौन कौन से वो देश हैं? इनमें आता है लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, यूएई, साइप्रस, तुर्की, ओमान, सीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह युद्ध आखिर जाएगा कहां? बातचीत का कोई सिलसिला अब तक शुरू होता नहीं आ रहा। हालांकि पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वहां से हमारे मैनेजमेंट के लोगों के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद में ईरान की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं या हमारी कोई इस तरह की कोशिश नहीं है। अब सिर्फ बदला होगा, आखिरी दम तक बदला होगा। और उसके साथ ही अमेरिका की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब ईरान को खत्म करके रहेंगे। ईरान के खात्मे की बात हो रही है, ईरान पर हमले की बात हो रही है। बार बार यह कहा जा रहा है कि ईरान को खत्म किया जाएगा। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान लगातार अपने आप को ज्यादा चालाक समझ रहा था। ट्रंप ने कहा कि अगर जमीन पर सेना उतारनी पड़ती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्रोफेसर अजिताभ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट है। अजिताभ सर, आपके पास सबसे पहले आते हुए, ट्रंप की ओर से यह जब बड़ा बयान आता है कि रुकने वाले नहीं है, हमारे हमले लगातार जारी रहेंगे, 5 हफ्तों की हमने जबरदस्त तैयारी की है, और वहीं ईरान ने भी कहा कि आखिरी दम तक लड़ाई होगी, शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। बार बार थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिक्र हो रहा है। क्या उस मुहाने पर खड़े हुए हैं हम? आज की सिचुएशन को देखते हो आप क्या कहते हैं? जो भी स्थिति अभी है वो विश्व युद्ध की ओर इशारा तो कर रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अभी ये महायुद्ध, और दुनिया की जो देश हैं, जो खास करके भारत है, वो तो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये कंटेन हो जाए, इसको रोका जाए, सीज फायर की स्थिति हो। ये हर शांति प्रिय देश और नागरिक चाहेगा। लेकिन ईरान को चूंकि डू और डाई वाली स्थिति आ गई है, तो वो उनकी अस्तित्व का एक तरह से ये समझ लीजिए कि उनके अस्तित्व पे आ गया है। तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जैसा आपने दिखाया, 16 देश अभी तक इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। दुर्भाग्य से ये अब रीजनल वार की तरफ जा रहा है, जहां पे जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाती हैं इस युद्ध में, जैसे कतर है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी है, जॉर्डन है, सीरिया है, अब तो यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। कहीं नाटो का इसमें रोल आ गया, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका रोल आ गया तो ये युद्ध और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लेकिन बीच का रास्ता शायद कुछ देश, अभी देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी थोड़ी बात की है, विश्व के 3-4 खास करके खाड़ी के देशों से बात की है, जॉर्डन के राजा से बात की है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सीज फायर होना चाहिए। ये तो समय बताएगा कि कितना होगा, कब होगा, क्योंकि ईरान के पास भी लिमिटेड हथियार हैं। उनके ड्रोन की जो क्षमता है, और जो ड्रोन जितने हैं उनके पास, उसकी भी एक सीमा है। जो उनके पास मिसाइल हैं उसकी भी सीमाएं हैं। तो बहुत ज्यादा दिन तक ईरान सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। हाँ। और जब नेटो के देश भी जुड़ जाएंगे, जब जैसे 16 देश इसमें अगर जुड़ जाते हैं, तो ये ईरान के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। सर, अभी तक डीके गुप्ता सर, रशिया और चाइना का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। क्या ये लोग बिहाइंड द कर्टेन ही स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, या फिर इस बार ये जो भी युद्ध चल रहा है इससे खुद को अलग थलग रखा है? आपका अपना क्या इस पर अभी तक ऑब्जर्वेशन है? पूजा, थोड़ा सा करेक्शन है, मैं ग्रुप कैप्टन सहाय हूं, वेटरन इंडियन एयरफोर्स। सॉरी सर। और जी सर। एब्सोल्युटली ओके विद दैट। वॉर टाइम में एनालिसिस कर रहे हैं, शॉर्ट नोटिस पे चेंजेस हो रहे होंगे आपके एडिटोरियल रूम में भी। ये 2-3 मेजर पॉइंट्स आपके दर्शकों के लिए, इस न्यूज की कवरेज और ग्लोबल मीडिया में इसकी जो एनालिसिस हो रही है इस वॉर की, वो बैलेंस नहीं है। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है ग्लोबल चैनल्स को देखकर कि ऐसा बराबर की कोई लड़ाई चल रही है। अभी 28 फरवरी से आज तक 3 मार्च तक ये लड़ाई कहीं से बराबर नहीं है। जो एक मिशन टेकअप किया था, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे आईडीएफ ने और अमेरिका ने,
वो उसको ग्रेजुअली अटेन कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एज प्लान्ड बढ़ रहे हैं। और ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड थे उसका 5-10% भी अभी तक नहीं दिखा है। तो वह स्क्रीन पर चारों तरफ एक जैसा, चाहे आप CNN देखें या अल जजीरा देखें, तो ऐसा लगता है कि बराबर की लड़ाई हो रही है। कितने हमले ईरान ने कर दिए उन देशों पर जहां US की फोर्सेस हैं, लेकिन इन हमलों की जो पोटेंसी है, इनका जो डैमेज है, वो कहीं आसपास नहीं है उसके जो IDF और अमेरिका के हमले ईरान में हो रहे हैं, तेहरान में हो रहे हैं। वो अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर चुके हैं, टाइमलाइंस दे चुके हैं और उसके प्रति एकदम कटिबद्ध तरीके से जा रहे हैं, ग्रेजुअल, मेथोडिकल, इन अ प्लान्ड फैशन। ईरान की प्रॉब्लम समझें, पहले ही स्ट्राइक में IRGC का टॉप लीडरशिप खत्म हो गया जी। और रेजिम के टॉप मोस्ट पीपल खत्म हो गए। दूसरे वेव में भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। तो अभी वो एक हेडलेस स्टेट हैं, एक हेडलेस आर्मी है। और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि सेकेंड डे ही IRGC ने ये देखते हुए कि उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, उन्होंने अपने बटालियन कमांडर्स को, जो कि 30 या 35 बटालियंस हैं IRGC के पास, ईच बटालियन कमांडर वाज ऑथराइज्ड to take own independent actions against Israel, America and targets in Middle East, जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो उन टारगेट्स के ऊपर ये जो इंडिपेंडेंट छोटे लेवल के टैक्टिकल कमांडर्स हैं, ये अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक कर रहे हैं, छोटी पोटेंसी के अटैक कर रहे हैं। छोटा ड्रोन भेज दिया, छोटा सा मिसाइल भेज दिया, उसको मीडिया बहुत लार्ज लेवल पे कवर कर रहा है, तो लग रहा है कि बराबर की लड़ाई चल रही है। जबकि B-2 बॉम्बर्स ने मिसाइल अंडरग्राउंड बेसिस को ईरान में तबाह कर दिया है, पिछले कल की बात है। उसके बाद वहां टीवी हेडक्वार्टर्स जो IRGC के कंट्रोल में थे, स्टेट टेलीविजन, उसकी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया गया है। IRGC के अपने हेडक्वार्टर्स ऑल ओवर तेहरान फैले हुए हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। उनकी लीडरशिप मारे डर के डिस्पर्स हो गई है तेहरान के बाहर। ये एक चैलेंज है IDF के लिए, क्योंकि अब उनको एक एक करके लोकेट करना पड़ रहा है, जो नेक्स्ट लीडरशिप है कमांड एंड कंट्रोल की। उनके कम्युनिकेशन और एयर डिफेंस को टोटली नेस्तनाबूद कर दिया गया है। सैटेलाइट से पूरे स्मार्ट इकोसिस्टम, जो वॉर के समय ईरान की मेन पसली होती थी कि उनके गाइडेड वेपन्स को सैटेलाइट से गाइड करें, या लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ये जो स्टारलिंक जैसी एलन मस्क की फॉर्मेशन है, उनकी मदद लेते थे, वहां पे वो एक ब्लैकआउट फेस कर रहे हैं। उनकी आर्टीरियल रोड्स, जहां से रीइंफोर्समेंट जानी थी, जिसमें मिसाइल्स को ले जाके लॉन्च पैड तक ले जाना था, उसके पहले मिसाइल के ऊपर वॉरहेड्स लगाने थे, ये सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये एक एसिमेट्रिक वॉर हो रहा है। IDF अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब जा रहा है, अमेरिका। लेकिन 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कल 3 F-15 कुवैत में मारे गए, उसके बाद अमेरिका का अप्रोच और अमेरिका का डिक्टेटर, उसकी भाषा में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया है। पहली बार वो जब इस 3 एयरक्राफ्ट के डिमोलिशन, मतलब गिराए जाने के बाद उनसे बात करने की मीडिया ने कोशिश करी, ऑन द फेस उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी, क्योंकि ये एक मेजर डेंट है अमेरिकन इमेज को। F-15 एक बहुत ही वाइटल वॉर फाइटिंग मशीन है गल्फ में इस समय, और 3 F-15 विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्यू मिनट्स मार दिए गए। और वो भी ये लोग फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर, मतलब कुवैत की वायु रक्षा एयर डिफेंस प्रणाली ने गलती से इनको दुश्मन समझ के मार दिया। ये इम्पॉसिबल है। एयर डिफेंस के जो पूरे कंसेप्ट को जानते हैं लोग, वो ये मानेंगे कि किसी बेस से जब F-15 लेवल के जहाज उड़ते हैं ऑन अ मिशन टू डिमोलिश सम टारगेट्स इन तेहरान, उस समय कुवैती एयर डिफेंस की सरफेस टू एयर तक मार करने वाली मिसाइल्स को शट कर दिया जाता है जब तक कि ये जहाज उनकी जद से बाहर नहीं निकल जाते हैं, और तब फिर से एयर डिफेंस आर्टिलरी, एयर डिफेंस गन्स को एक्टिव किया जाता है। तो मुझे एक बहुत मेजर पूजा शक है कि ये जो 3 F-15 एको बहुत स्मार्ट एयरक्राफ्ट, बोइंग का ये प्राइड माना जाता है, बोइंग के F सीरीज में F-15 एक बहुत प्राइड का जहाज माना जाता है, उसको कुवैत की सेना के रोग एलिमेंट्स ने, जो सरकारी दबाव में अभी अमेरिका के साथ खड़े हैं,